हवेली गुलनार के बुलंद व बाला दरवाजे से जब ज़ारा पहली बार अंदर दाखिल हुई तो एक अजीब सी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो अपने अंदर कई राज दबाए हुए हो, जो कानों में सरगोशियां करती महसूस हो। रूप सहन के एक कोने में समटी हुई थी, जबकि बाकी हवेली नीम तारीकी में डूबी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आवेजा थीं, जिनके चेहरों पर वक्त की धूल जमी थी। ओर में एक पीनी सी बांस रची थी, जैसे सूखे फूलों और पुरानी लकड़ी की मिली जली महक। ज़ारा का दिल बेवजह धड़क रहा था। उसका शौहर अहमद, जो उसके साथ था, शायद इसकी कैफियत भान प गया था। इसने ज़ारा का हाथ थामकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी एक अनजाना सा तनाव था। हवेली का हर गोशा सदियों पुरानी कहानियां सुनाता महसूस होता था, मगर ये कहानियां खुशगवार नहीं लग रही थीं। दालान में कदम रखते ही एक ठंडी लहर इसके बदन में सरायत कर गई। हालांकि बाहर मौसम गर्म था, मुलाजिमों की सरगर्मियां भी एक मखसूस धीमेपन का शिकार थीं, जैसे वो किसी नादीदा ताकत के ज़ेर असर हों। पहली रात हवेली में क़ियामत की तरह गुजरी। कमरे की खिड़की से बाहर घना बाग नजर आ रहा था, जिसके दरख्त हवा में झूमते हुए अजीब व गरीब साए बना रहे थे। ज़ारा को बार बार ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा है। कभी हल्की सी दस्तक की आवाज आती तो कभी किसी के ससकियां भरने की। उसने अहमद को जगाया भी, मगर उसने नींद में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा कि इसका वहम है। शायद नई जगह है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। मगर ज़ारा जानती थी कि ये सिर्फ वहम नहीं था। इन आवाजों में एक हकीकी दर्द छुपा था, एक ऐसी पुकार जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। सुबह जब आँख खुली तो इसका सर भारी था और दिल पर एक बोझ सा था। नाश्ते की मेज पर भी एक अजीब सी संजीदगी तारी थी। घर के बाकी अफराद, खास तौर पर इसकी सास बेगम कुलसूम, उसे बगौर देख रही थीं। उनकी निगाहों में शफकत कम और एक तंबी ज्यादा थी। ज़ारा ने फैसला किया कि वो उन आवाज़ों के बारे में किसी से बात नहीं करेगी, कम से कम अभी नहीं। अगले दिन इसकी मुलाकात अपनी सास बेगम कुलसूम से हुई। वो एक बारब खातून थीं, जिनके चेहरे पर हर वक्त एक सख्ती सी तारी रहती थी। इन्होंने ज़ारा को पूरी हवेली दिखाई, सिवाय एक हिस्से के जो मगरिबी सिमत में था और जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। जब ज़ारा ने इस हिस्से के बारे में दरियाफ्त किया तो बेगम कुलसूम के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, ये हिस्सा बरसों से बंद है, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं और न ही इसके बारे में सवाल करने की। कुछ दरवाजे बंद ही रहीं तो बेहतर है। उनके लहजे में ऐसी कतीत थी कि ज़ारा दोबारा पूछने की हिम्मत न कर सकी, मगर इसका तजस्सुस मजीद बढ़ गया। वो सोचने लगी कि आखिर इस बंद हिस्से में ऐसा क्या राज दफन है जिसे सब छुपाना चाहते हैं। बेगम कुलसूम ने उसे घर के दीगर उसूल व ज़वाबित भी समझाए, जिनमें से बेशतर उसे पुराने और बेमानी लगे। शहर की खली फिजा में पली बढ़ी ज़ारा के लिए ये सब कुछ बहुत अजनबी और दम घुटने वाला था। इसे लग रहा था जैसे वो किसी सुनहरी पिंजरे में कैद हो गई हो। ज़ारा ने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दीगर हिस्सों को देखना शुरू किया। हर कमरा, हर राहदारी अपनी एक अलग कहानी कहती थी। फर्नीचर पुराना मगर शाहाना था। दीवारों पर कीमती कालीन और नादिर पेंटिंग्स आवेजा थीं, मगर उन सब चीज़ों पर एक उदासी की चादर तनी हुई थी। मगरिबी हिस्से का बंद दरवाज़ा उसे बार बार अपनी तरफ खींचता। इसने देखा कि मुलाजिम भी इस हिस्से के करीब जाने से कतराते थे। उनकी आंखों में एक अनजाना खौफ चुलकता था।
जब भी वो इस दरवाजे के पास से गुजरती उसे वही सरगोशियाँ और ससकियाँ सुनाई देती, मगर अब पहले से ज्यादा वाज़ेह। इसे यकीन होने लगा कि इन आवाज़ों का ताल्लुक इसी बंद हिस्से से है। इसने कई बार अहमद से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा टाल जाता या उसे वहमी कहकर खामोश करा देता। ज़ारा को एहसास हो रहा था कि अहमद भी कुछ जानता है मगर बताना नहीं चाहता। ये राज हवेली की बुनियादों में गहराई तक सरायत कर चुका था। एक दिन बावर्ची खाने में इसकी मुलाकात आमना नामी एक नौजवान मुलाजिमा से हुई। आमना शर्मीली और कमगो लड़की थी। ज़ारा ने बातों बातों में इससे मगरिबी हिस्से के बारे में पूछा। पहले तो आमना ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, उसकी आंखों में खौफ वाज़ेह था। मगर ज़ारा के पुरखुलूस रवैये और इसरार पर उसने धीमी आवाज में कुछ बताया। इसने कहा कि सुना है बहुत साल पहले इस हिस्से में एक जवान दुल्हन रहती थी जो एक रात अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, जमीन था गई या आसमान निगल गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जन्नत उठा कर ले गए, कुछ कहते हैं कि उसे किसी ने मार कर वहीं दफन कर दिया। तब से ये हिस्सा मनहूस समझा जाता है और कोई इस तरफ नहीं जाता। आमना की बातें सुनकर ज़ारा के रोनगटे खड़े हो गए। अब इसे यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ बहुत गलत हुआ है और इसका ताल्लुक इसी पुरस्कार दुल्हन से है। इसका तजस्सुस अब एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो हर कीमत पर सच्चाई जानना चाहती थी। ज़ारा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई नादीदा वजूद इसके आसपास है। रातों को वो ठीक से सो नहीं पाती थी। बंद दरवाजे के पीछे से आने वाली आवाजें अब उसे दिन में भी सुनाई देने लगी थीं। उसने अहमद से दोबारा बात की, इस बार ज्यादा सख्ती से। अहमद परेशान हो गया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा कि वो उन बातों पर ध्यान न दे और खुद को मसरूफ रखे। मगर ज़ारा के लिए अब ये मुमकिन नहीं था। वो हवेली के हर फर्द को शक की निगाह से देखने लगी थी। इसे लगता था कि सब इससे कुछ छुपा रहे हैं। बेगम कुलसूम की सख्त निगाहें हर वक्त उसका ताक़ुब करती महसूस होती। वो अक्सर ज़ारा को अकेले में कुछ सोचते या किसी चीज का जायजा लेते देख लेती तो फौरा टोक देती। उनका रवैया ज़ारा के शक को मजीद पुख्ता कर रहा था। ज़ारा ने फैसला किया कि वो खुद इस राज से पर्दा उठाएगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। एक दोपहर जब घर के सब लोग क़िलूला कर रहे थे, ज़ारा चुपके से पुराने स्टोर रूम में घुस गई। वहाँ हर तरफ धूल और जाले थे। पुराना फर्नीचर, टूटे हुए बर्तन और ना जाने किया कबाड़ भरा पड़ा। एक कोने में इसे लकड़ी का एक बड़ा संदूक नजर आया। संदूक पुराना और खस्ता हाल था, मगर इस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। ज़ारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने इधर इधर देखा, उसे एक पुराना जंगालू आहनी सीख मिला। काफी कोशिश के बाद ताला टूट गया। कपकपाते हाथों से उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ जंग आलूद जेवरात और एक बोसीदा सी डायरी रखी थी। डायरी का रंग जर्द पड़ चुका था और उसके और आप आपस में चिपक रहे थे। ये भी एक छोटे से ताले से बंद थी। ज़ारा ने डायरी उठा ली। इसे यकीन था कि इस डायरी में हवेली के राज दफन हैं। वो तेजी से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। ज़ारा ने कई दिन इस डायरी को खोलने की कोशिश की, मगर उसका छोटा सा ताला बहुत मजबूत था। वो कोई ऐसा औजार भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी जिससे डायरी को नुकसान पहुंचे। इस दौरान अहमद के साथ उसके ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। अहमद इसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी और जुनून से परेशान था। वो उसे बार बार समझाता कि माजी को खरीदने से कुछ हासिल नहीं होगा।
मगर ज़ारा किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। इसे लगता था कि अगर इसने ये राज न खोला तो वो पागल हो जाएगी। बेगम कुलसूम भी इसकी बदली हुई कैफियत को महसूस कर रही थी। वो अक्सर उसे मानी खेज नजरों से देखती, जैसे कह रही हूँ कि वो हद से तजावुज कर रही है। हवेली की फिजा में एक नाकाबिल बयान तनाव बढ़ता जा रहा था। मुलाजिम भी ज़ारा से कतराने लगे थे, खास तौर पर आमना, जिसे डर था कि बेगम कुलसूम को इसकी और ज़ारा की बातों का इल्म न हो जाए। एक रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और बिजली बार बार कड़क रही थी। खिड़कियां और दरवाजे हवा के जोर से बज रहे थे। ऐसी ही तूफानी रात में ज़ारा को बंद हिस्से से आने वाली आवाज़ें बहुत वाज़ेह सुनाई दें। किसी के रोने की आवाज़, किसी की चीखें, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ज़ारा खौफ से कांप उठी। इसने अहमद को जगाया, मगर वो शायद गहरी नींद में था या जानबूझकर अनजान बिन रहा था। ज़ारा का सब्र जवाब दे गया। वो बिस्तर से उठी और सीधी बेगम कुलसूम के कमरे की तरफ चल पड़ी। इसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद बेगम कुलसूम ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में हैरत और गुस्सा था। उस वक्त क्या बात है? इन्होंने सख्त लहजे में पूछा। ज़ारा ने हिम्मत करके कहा, मुझे सच जानना है। इस बंद हिस्से में क्या है? वो आवाज़ें कैसी हैं? बेगम कुलसूम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इन्होंने ज़ारा को अंदर आने का इशारा किया। कमरे में एक मध्यम रोशनी थी। बेगम कुलसूम एक कुर्सी पर बैठ गई और ज़ारा को भी बैठने को कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर बेगम कुलसूम ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ थकी हुई और बोझल थी। तुम बाज नहीं आओगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है, हमारे खानदान की एक ऐसी कहानी जिसे हम सब भूल जाना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि मगरिबी हिस्से में उनके दादा की छोटी बहन महताब रहती थी। महताब बेहद खूबसूरत, ज़हीन और बागी तबीयत की मालिक थी। वो अपने ज़माने की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। इसे पढ़ने लिखने का शौक था और वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मगर ख़ानदान की रिवायात और इज्जत इसकी राह में रुकावट थी। बेगम कुलसूम ने बताया कि महताब की शादी एक बड़े ज़मींदार घराने में तय कर दी गई थी। वो शख्स उम्र में महताब से बहुत बड़ा था और पहले से शादीशुदा भी था। महताब ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, मगर खानदान वालों ने इसकी एक ना सुनी। उनके लिए खानदान की इज्जत और समाजी मर्तबा सबसे अहम था। महताब ने बहुत मुज़ाहमत की, मगर बेसूर शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। महताब अंदर ही अंदर घटती रही। वो अक्सर मगरिबी हिस्से के अपने कमरे में बंद रहती और किसी से बात ना करती। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और मायूसी छा गई थी। खानदान वाले समझते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वो गलत थे। महताब के दिल में बगावत की आग भड़क रही थी। वो इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। शादी से एक रात पहले महताब अपने कमरे से पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। सुबह जब मुलाजिमा नाश्ता लेकर गई तो कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और महताब का कोई नाम वाव निशान नहीं था। पूरे घर में कहराम मच गया। खानदान की इज्जत खौफ में मिल गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि वो अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई, कुछ ने कहा कि इसने खुदकुशी कर ली। खानदान वालों ने बदनामी से बचने के लिए ये मशहूर कर दिया कि महताब को जन्नत उठा कर ले गए हैं या वो किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला होकर मर गई है। मगरिबी हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसका नाम लेना भी ममनू करार दे दिया गया।
बेगम कुलसूम ने कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। ज़ारा खामोशी से सब सुनती रही। इसका दिल महताब के लिए दिल से मर गया, मगर इसे अब भी यकीन था कि कहानी में कुछ झूल है। महताब सिर्फ गायब नहीं हुई थी, इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। ज़ारा अपने कमरे में वापस आई तो इसका ज़हन उलझा हुआ था। बेगम कुलसूम की कहानी ने कई सवालात को जन्म दिया था। वो महताब की डायरी को हर कीमत पर पढ़ना चाहती थी। उसने एक बारीक सुई और एक छोटे से चिमटे की मदद से डायरी का ताला खोलने की कोशिश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। ज़ारा का दिल जोर से धड़का। इसने कपकपाते हाथों से डायरी का पहला सफ़ा खोला। रोशनाई फीकी पड़ चुकी थी, मगर अल्फाज पढ़े जा सकते थे। ये महताब की अपनी तहरीर थी। इसने डायरी पढ़ना शुरू की। हर सफ़ा एक नई हकीकत से पर्दा उठा रहा था। महताब की जिंदगी, इसके ख्वाब, इसकी मोहब्बत और इसका दर्द, सब कुछ उन बोसीदा औराक में कैद था। डायरी में महताब ने अपनी मोहब्बत का जिक्र किया था। वो गांव के एक गरीब मगर पढ़े लिखे नौजवान जमील से मोहब्बत करती थी। जमील भी इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने छुप छुप कर मिलने और साथ जीने मरने के वादे किए थे। महताब ने लिखा था कि वो इस जबरी शादी से बचने के लिए जमील के साथ भाग जाने का मंसूबा बना रही है। उसने अपने घर वालों की धमकियों और समाज के डर का भी जिक्र किया था। इसने लिखा था कि अगर वो पकड़ी गई तो इसके घर वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डायरी के आखिरी सफ़ात पढ़ते हुए ज़ारा के रोंगटे खड़े हो गए। महताब ने लिखा था कि वो उम्मीद से है और अपने बच्चे को इस जालिम समाज से बचाना चाहती है। इसने लिखा था कि वो शादी की रात मांगने की कोशिश करेंगी। आखिरी सफ़े पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, वो लोग आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है, जमील मुझे बचा लो। इसके बाद डायरी खाली थी। ज़ारा को अब सारी कहानी समझ आ गई थी। महताब भागी नहीं थी, न ही उसे जन्नत उठा कर ले गए थे। उसे उसके अपने घर वालों ने उसकी मोहब्बत और बगावत की सजा दी थी। वो सरगोशियाँ, वो ससकियाँ, वो दरअसल महताब की बेचैन रूह की पुकारें थीं। वो इंसाफ चाहती थी। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। इसे महताब पर बेपनाह तरस आ रहा था। उसने फैसला किया कि वो महताब को इंसाफ दिला कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने ससुराल वालों से लड़ना पड़े। इसे ये भी अंदाजा हो गया था कि बेगम कुलसूम पूरी सच्चाई नहीं जानते या जानबूझकर छुपा रही हैं। शायद खानदान की नाम निहाद इज्जत ने इन्हें भी सच बोलने से रोक रखा था। अगली रात फिर तूफानी थी। ज़ारा ने आमना को अपने पास बुलाया और उसे महताब की डायरी दिखाई। आमना पहले तो बहुत डरी, मगर फिर ज़ारा की हिम्मत और महताब की दर्द भरी कहानी सुनकर उसका साथ देने पर आमादा हो गई। ज़ारा ने कहा कि वो आज रात मगरिबी हिस्से में जाएगी और देखेगी कि वहाँ क्या है। आमना ने इसे बताया कि इस हिस्से की चाबी बेगम कुलसूम के कमरे में एक पुरानी संदूकची में रखी है। ज़ारा ने अहमद को सारी बात बताई और इससे मदद मांगी। अहमद पहले तो हिचकिचाया, मगर ज़ारा के आंसुओं और महताब की कहानी ने इसका दिल पसीज दिया। इसने ज़ारा का साथ देने का वादा किया। आधी रात को जब सब सो गए, अहमद चुपके से अपनी मां के कमरे से चाबी ले आया। ज़ारा, अहमद और आमना तीनों मगरिबी हिस्से के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अहमद ने कपकपाते हाथों से ताला खोला। दरवाजा एक चरचराहट के साथ खिला। अंदर खूब अंधेरा था और एक अजीब सी बोसीदा बू फैली हुई थी। इन्होंने टार्चा की रोशनी में अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल और जाले थे।
फर्नीचर टूटा फूटा और गर्द में अटा पड़ा था। दीवारों पर जगह जगह सेलन के निशान थे। एक कमरे में इन्हें एक पिलिंग नजर आया जिस पर बिस्तर की चादर फटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी ने मुज़ाहमत की हो। ज़ारा को दीवार के एक हिस्से पर कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। उसने करीब जाकर देखा तो वहाँ प्लास्टर कुछ खरा हुआ था। इसने अहमद को इशारा किया। अहमद ने एक आहनी सलाख की मदद से प्लास्टर हटाया तो अंदर एक छोटा सा खला नजर आया। खला के अंदर इन्हें कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी चीज मिली। ज़ारा ने धड़कते दिल के साथ कपड़ा खोला। अंदर बच्चों के कुछ छोटे छोटे कपड़े, एक नन्हा चांदी का लॉकेट और एक मुड़ा तड़ा खत था। खत मेहताब का ही था जो शायद उसने आखिरी वक्त में लिखा था। इसमें लिखा था, इन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। मेरा बच्चा, वो मेरे बच्चे को भी मार डालेंगे। जमील, अगर तुम ये पढ़ो तो जान लेना कि मैंने आखिर तक तुम्हारा इंतजार किया। मुझे माफ कर देना। ज़ारा की आंखों से आंसू रवा थे। अब सारी हकीकत आईने की तरह साफ थी। मेहताब को उसके घर वालों ने, खालबा उसके भाइयों या बाप ने, खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसी कमरे में कैद कर दिया था और शायद वही वो भूख प्यास या तशद्दुद से मर गई। हो सकता है उसके बच्चे ने भी वहीं जन्म लिया हो और इसे भी मार दिया गया हो। ये एक ऐसी सफ़ाकी थी जिसका तस्वुर भी मुहाल था। ज़ारा, अहमद और आमना सकते की हालत में एक दूसरे को देख रहे थे। हवेली की दीवारें आज अपना सबसे बड़ा राज उगल चुकी थीं। अहमद का चेहरा शर्म और दिक्कत से झुका हुआ था। उसे अपने खानदान के इस सियाह माजी पर शदीद अफसोस हो रहा था। ज़ारा ने फैसला किया कि वो इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेगी। सुबह होते ही उसने बेगम कुलसूम और घर के दीगर बुजुर्गों को इकट्ठा किया। इसने उन्हें मेहताब की डायरी, वो खत और बच्चे के कपड़े दिखाए। पहले तो सबने इनकार किया और ज़ारा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खानदान को बदनाम करना चाहती है। मगर जब अहमद ने भी ज़ारा का साथ दिया और सच्चाई का इतराफ़ किया तो उनके पास कोई जवाब न रहा। बेगम कुलसूम फूट कर रो पड़े। इन्होंने इतराफ़ किया कि इन्हें कुछ अंदाज़ा तो था मगर वो हमेशा इस सच्चाई से मुंह मोड़ती रहीं। ज़ारा ने मुतालबा किया कि मेहताब और इसके बच्चे की बाक़ियात को इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाया जाए और उनके लिए दुआ की जाए। खानदान के कुछ बुजुर्गों ने अब भी मुज़ाहमत की, इन्हें अपनी झूठी इज्जत प्यारी थी। मगर अहमद और ज़ारा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना किया गया तो वो ये सारा मामला पुलिस के सामने ले जाएंगे। आखिरकार खानदान वालों को झुकना पड़ा। मगरिबी हिस्से की इस दीवार को मुकम्मल तौर पर तोड़ा गया। अंदर से मेहताब और एक नन्हे बच्चे की बोसीदा हड्डियां बरामद हुई। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। खानदान की बहुत बदनामी हुई मगर ज़ारा को इसकी परवाह नहीं थी। इसने मेहताब और इसके मासूम बच्चे को गांव के कब्रिस्तान में इज्जत के साथ दफन हुई। उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाए और उनके लिए फातिहा पढ़ी। इस वाक़ये के बाद हवेली वलनार की फिजा बदल गई। वो पुरस्कार खामोशी, वो सरगोशियाँ, वो ससकियाँ सब खत्म हो गईं। ऐसा लगता था जैसे मेहताब की रूह को सुकून मिल गया हो। बेगम कुलसूम भी बदल गईं। उनके चेहरे की सख्ती कम हो गई और उनमें एक नरमी सी आ गई। वो अक्सर ज़ारा से मेहताब की बातें करती और इसके लिए दुआ करती। अहमद और ज़ारा के ताल्लुकात भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। ज़ारा ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से न सिर्फ एक पुराने राज से पर्दा उठाया था बल्कि एक मजलूम रूह को इंसाफ भी दिलाया था। हवेली की दीवारें अब भी खामोश थीं, मगर अब उनकी खामोशी में राज नहीं,
बल्कि एक सबक पोशीदा था जो आने वाली नस्लों को शायद ये याद दिलाता रहे कि झूठी इज्जत और फरसुदा रिवायात की खातिर इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं।